सुप्रभात, नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं सुबह 9 बजे। मैं हूं प्रीति सिंह। आइए शुरुआत करते हैं मुख्य समाचारों के साथ। आतंकियों को अब दुश्मन के घर घुसकर भी मारेंगे। प्रधानमंत्री का सख्त संदेश, कहा चुन चुन कर बदला लेगा नया भारत। 7 पाताल में भी छिपेंगे तो नहीं बचेंगे आतंकी। भारत के बाद अब पाकिस्तान में आतंकी ठिकानों पर कार्रवाई करने की तैयारी में ईरान। तेहरान की इस्लामाबाद को कड़ी चेतावनी, कहा आतंकी पनागाहों को खत्म नहीं करने पर भुगतने होंगे गंभीर नतीजे। घुसपैठ पर रोक के लिए भारत बांग्लादेश सीमा पर इलेक्ट्रॉनिक निगरानी परियोजना की आज होगी शुरुआत। असम के धुबरी में अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह करेंगे शुभारंभ। हथियारों, विस्फोटकों, मादक पदार्थों और पशुओं की तस्करी रोकने में भी मिलेगी मदद। अयोध्या भूमि विवाद मामले में कोर्ट की निगरानी में मध्यस्थता को लेकर आज सुप्रीम कोर्ट करेगी फैसला। 26 फरवरी को सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ ने विवाद के पक्षकारों को मध्यस्थता का दिया था सुझाव। और आज गुजरात के वस्त्राल में प्रधानमंत्री श्रम योगी मान धन योजना की करेंगे औपचारिक शुरुआत। योजना से जुड़ने वालों को 60 साल की उम्र के बाद मिलेगी 3,000 रुपए की मासिक पेंशन। असंगठित क्षेत्र के 10 करोड़ कामगारों को मिलेगा फायदा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आतंकवाद की पनाहगाह और उसके आतंकी आकाओं को कड़ी चेतावनी दी है। 2 दिन के गुजरात दौरे पर पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल अहमदाबाद में एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि मुझे सत्ता की कुर्सी की परवाह नहीं है, मुझे चिंता मेरे देश और देश के लोगों की सुरक्षा की है। प्रधानमंत्री ने बेहद सख्त लहजे में कहा कि ये नया भारत है, आतंक के सामने कभी नहीं झुकेगा, चुन चुन कर बदला लेगा और जरूरत पड़ी तो दुश्मन के घर जाकर भी हिसाब चुकता करेगा। ये हमारा सिद्धांत है, हम घर में घुस के मारेंगे। कोई देश ऐसी असहाय अवस्था में नहीं रह सकता है। 40 साल से आतंकवाद हिंदुस्तान के सीनों में गोलियां दाग रहा है जी। भारत मां की सीने में गोलियां दागी जा रही है, बम धमाके किए जा रहे हैं, निर्दोषों को मारा जा रहा है। लेकिन वोट बैंक की राजनीति में डूबे हुए लोग कदम उठाने से डरते हैं। मुझे सत्ता की कुर्सी की परवाह नहीं है, मुझे चिंता मेरे देश की है। मुझे चिंता मेरे देश की है, मेरे देश के लोगों की सुरक्षा की है। और इसलिए मेहरबानी करके ऐसे मसलों पर राजनीति मत करो। प्रधानमंत्री ने कहा कि वो लंबा इंतजार नहीं कर सकते और चुन चुन कर हिसाब लेना उनकी फितरत है। चुन चुन करके हिसाब लेना ये मेरी फितरत है। कब तक निर्दोष लोगों को मारने देंगे? आप दोस्तों बताइए मुझे, आपको हमारे देश की सेना पर भरोसा है? उनकी बातों पर भरोसा है? वो जो कहते हैं उस पर आप विश्वास करते हैं? सेना जो कहे उस पर मुझे विश्वास करना चाहिए? सेना जो कहे उसको मुझे मानना चाहिए? लेकिन कुछ लोग हैं जिनको सेना की बात भी पसंद नहीं थी। अरे मोदी की बात मत मानो भाई, मैं नहीं कहता हूं मेरी बात मानो, कम से कम सेना पर तो अविश्वास मत करो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि आतंकवादी हमलों के लिए जिम्मेदार लोग अगर पाताल में भी छुपे होंगे तो वो उन्हें खोज निकालेंगे।
आप मुझे बताइए दोस्तों, आतंकवाद के खिलाफ लड़ना चाहिए कि नहीं लड़ना चाहिए? आतंकवाद को जड़ मूल से उखाड़ना चाहिए कि नहीं उखाड़ना चाहिए? मैं आज अहमदाबाद की धरती पर आया हूं और सिविल अस्पताल में आया हूं, तो वो दृश्य मैं भूल नहीं सकता हूं। और इसलिए मैं आपको कहना चाहूंगा, 7वें पाताल में होंगे उनको भी मैं छोड़ने वाला नहीं हूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गुजरात दौरे का आज दूसरा दिन है। प्रधानमंत्री आज अहमदाबाद के वस्त्राल में प्रधानमंत्री श्रम मानधन पेंशन योजना लॉन्च करेंगे। इस स्कीम के तहत देश भर में असंगठित क्षेत्र से जुड़ा हुआ कोई भी कामगार जिसकी महीने की आमदनी 15,000 रुपए या उससे कम हो, वो सरकार की पेंशन स्कीम का फायदा ले सकेगा। प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना के तहत फायदा लेने के लिए कामगारों को अपनी कार्यशील आयु के दौरान एक छोटी सी राशि का मासिक अंशदान करना होगा, जिसके बाद उन्हें 60 साल की उम्र से 3,000 रुपए की निश्चित मासिक पेंशन मिल सकेगी। इस योजना का ऐलान अंतरिम बजट में किया गया था। इसके लिए बजट में 500 करोड़ रुपए की राशि भी आवंटित की गई है। प्रधानमंत्री श्रम मानधन पेंशन योजना का मुख्य लक्ष्य असंगठित क्षेत्र में काम कर रहे लोगों को रिटायरमेंट के बाद सुरक्षा देना है। इस योजना से रेहड़ी पटरी वाले, रिक्शा चालक, निर्माण मजदूर, कूड़ा बीनने वाले, कृषि कामगार, बीड़ी बनाने वाले, हथकरघा कामगार, चमड़ा कामगार और इसी तरह के अनेक अन्य कामगारों में लगे कामगारों को फायदा होगा। सरकार ऐसे लोगों को उनकी वृद्धावस्था के दौरान उन्हें व्यापक सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए इस योजना को शुरू करने जा रही है। उम्मीद की जा रही है कि अगले 5 साल में असंगठित क्षेत्र के कम से कम 10 करोड़ श्रमिकों और कामगारों को इस योजना का लाभ मिलेगा। प्रधानमंत्री ने कल अहमदाबाद सिविल अस्पताल परिसर में आधुनिक सुपर स्पेशलिटी अस्पताल के 1,200 बिस्तर वाले भवन का लोकार्पण किया। उन्होंने अहमदाबाद में मेट्रो के पहले फेज का उद्घाटन किया, साथ ही अहमदाबाद के दूसरे फेज का शिलान्यास भी किया। पहले फेज का उद्घाटन करने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी के साथ मेट्रो की सवारी भी की। केंद्रीय कैबिनेट ने इसी साल फरवरी में ही अहमदाबाद के दूसरे फेज को मंजूरी दी थी। फेज 2 में 2 कॉरिडोर बनाए जाएंगे, जिसकी कुल लंबाई 28.25 किलोमीटर होगी। इससे अहमदाबाद और गांधीनगर के लोगों को यातायात की बेहतर सुविधा मिल सकेगी और उन्हें जाम से निजात मिलेगी। अहमदाबाद के पहले चरण की कुल लंबाई 40.03 किलोमीटर है, जिसमें से 6.5 किलोमीटर अंडरग्राउंड और बाकी एलिवेटेड है। इससे न सिर्फ कनेक्टिविटी बढ़ेगी बल्कि यात्रा में लगने वाला समय भी कम होगा। लोगों के जनजीवन पर भी काफी असर होगा। अहमदाबाद मेट्रो का काम 2 चरणों में किया जा रहा है। पहला चरण वस्त्राल से थेलतेजगम तक है और दूसरा चरण ग्यासपुर डिपो से मोटेरा स्टेडियम तक है। समय की कितनी बचत होने वाली है। इससे अहमदाबाद में ट्रैफिक से जुड़ी समस्याओं को कम होगी ही, पर्यावरण का नुकसान भी कम होगा। और हमारा आप जानते हैं पुराना मंत्र, जिसका शिलान्यास हम करते हैं उसका उद्घाटन भी हम ही करते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? नहीं, इसका मतलब क्या हुआ? नहीं, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि आज जो मेट्रो का शिलान्यास किया है, 3, 4, 5 साल जब भी उसका काम पूरा होगा, हम मौजूद होंगे। और ये सब कैसे हो रहा है? आपके आशीर्वाद से हो रहा है। प्रधानमंत्री ने गांधीनगर के जसपुर में विश्व उमिया धाम परिसर की आधारशिला रखी। इस मौके पर उन्होंने कहा कि देश की आध्यात्मिक व्यवस्था सामाजिक चेतना का केंद्र रही है। समाज को मजबूत करने में संतों की भूमिका को कोई भुला नहीं सकता। संतों ने समाज को सही मार्ग दिखाया है। उन्होंने हमें बुराई और उत्पीड़न के खिलाफ लड़ने की ताकत दी। उन्होंने कहा कि महात्मा गांधी का सपना था कुंभ मेले को स्वच्छ करना, और आज कुंभ की स्वच्छता की चर्चा दुनिया भर में है।
जम्मू कश्मीर में आतंकियों के खात्मे को लेकर सुरक्षा बलों का अभियान जारी है। त्राल में सुरक्षा बलों की आतंकियों के साथ मुठभेड़ जारी है। सुरक्षा बलों को त्राल के रेशी मोहल्ले में 2 से 3 आतंकियों के छिपे होने की खबर मिली थी। इसके बाद 42 राष्ट्रीय राइफल्स, 180 बटालियन सीआरपीएफ और एसओजी की संयुक्त टीम ने इलाके को घेर लिया और सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया। इस दौरान आतंकियों ने सुरक्षा बलों पर फायरिंग शुरू कर दी। सुरक्षा बलों ने भी आतंकियों की फायरिंग का जवाब दिया। मुठभेड़ फिलहाल जारी है। पूरा देश में देशभक्ति का ज्वार इस समय लोगों की रगों में उमड़कर दौड़ रहा है और ऐसे ही वक्त में देश की रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण ने सोमवार को देहरादून में वीर शहीद की मां से मुलाकात की। रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण ने शहीदों के शौर्य सम्मान समारोह में पहुंचकर सबसे पहले अमर शहीद स्मृति चिन्ह को नमन किया। इस मौके पर शहीदों के परिवार वाले भी वहां मौजूद थे। रक्षा मंत्री ने 1 रैंक 1 पेंशन को लेकर कांग्रेस पर निशाना साधा। देहरादून में रक्षा मंत्री ने कहा कि पूर्व में जो सरकार थी उसने 1 रैंक 1 पेंशन के लिए 500 करोड़ रुपए का प्रस्ताव रखा था। एनडीए सरकार ने 2016 में 1 रैंक 1 पेंशन की घोषणा की और 35,000 करोड़ रुपए का प्रावधान रखा। आखिर 500 करोड़ रुपए में पूर्व की सरकार कैसे 1 रैंक 1 पेंशन को लागू कर देती, ये सवाल भी उन्होंने उठाया। हमारी सरकार आने के बाद उसमें जितना भी अध्ययन करने के बाद सन 2016 में प्रधानमंत्री जी उसको घोषणा की है। आज तक सिर्फ 3 साल पूरे नहीं हुई, फिर भी बजट के उनके भाषण के समय माननीय पीयूष गोयल जी ने स्पष्ट एक फिगर बोले कि 35,000 करोड़ 35,000 करोड़ ऑलरेडी अकाउंट में चले गए पूर्व सैनिकों के अकाउंट में चले गए। कितना? 35,000 35,000 करोड़। ये 500 करोड़ का मतलब क्या था? ये 500 करोड़ जो पिछले सरकार ने सामने रखे, हाँ वो आरोपी दे दिया। ऐसे शान लेने के बात करने वाले, गुमराह करने वाले बात बोलना, उसका मतलब क्या था? वायुसेना प्रमुख बीएस धनोआ ने बालाकोट एयर स्ट्राइक हमले को लेकर साफ किया है कि भारतीय लड़ाकू विमानों ने अपना टारगेट हिट किया है। उन्होंने कहा कि टारगेट हिट करने के बाद उनका काम नंबर गिनना नहीं है। उन्होंने कहा कि अगर बम जंगल में गिरा होता तो जवाब नहीं आता। एयर चीफ मार्शल बीएस धनोआ ने एयर स्ट्राइक को लेकर सभी सवालों का जवाब दिया। एयर स्ट्राइक में मारे गए आतंकियों की संख्या के बारे में पूछे जाने पर वायुसेना प्रमुख ने कहा कि ये गिनना हमारा काम नहीं। अगर ऐसा नहीं था तो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने जवाब क्यों दिया? अगर बम जंगल में गिरा होता तो जवाब नहीं आता। What was our target and did we hit our target, sir? The target has been clearly amplified by the Foreign Secretary in his statement. Yeah. And of course, if he planned to hit the target, we hit the target. Otherwise, why would he have responded? ANI, please. If he had dropped bombs in the jungle, there's no need for him to respond. That statement will be made by the government. No, I mean, Air Force is not in a position to clarify that how many people were inside that we don't count human casualties. We count what targets have we hit or not hit. Time's up in there, please. The bomb damage assessment that is done post a mission calculates the number of the target you've been hit or you've not been able to hit. We can't count how many people have died. That depends on how many people were there. एयर चीफ मार्शल ने कहा कि F-16 मिसाइल के टुकड़े हमें मिले हैं। निश्चित रूप से पाकिस्तान ने F-16 लड़ाकू विमान का इस्तेमाल किया। If the end user agreement was that they will not use it for offensive purposes, then I think they have violated that end user agreement. Because we have got pieces of the AMRAAM missile in our territory, which we displayed, and obviously I think they have lost an F-16 aircraft in that combat. So obviously they have been using the aircraft against us.
अभियान में MiG-21 लड़ाकू विमान को शामिल किए जाने पर पूछे गए सवाल के जवाब में वायुसेना प्रमुख ने कहा कि MiG-21 एक शानदार एयरक्राफ्ट है, इसे अपग्रेड किया गया है। MiG-21 Bison is capable. It has been upgraded. It is not the old MiG-21 BIS. It's got a better weapon system. It's got better radars, better air-to-air missiles, radar warning receivers, shaft flares, whatever it takes to make it, from 3rd generation to 3.5 generation or so. So it is an upgraded aircraft, and we fight with all the aircraft in our inventory. Yeah, And remember, the initiative is with the adversary. विंग कमांडर अभिनंदन के बारे में पूछे गए सवाल के जवाब में वायुसेना प्रमुख ने कहा कि अगर वो फिट रहे तो फिर से विमान उड़ाएंगे। Whether he flies again or no depends on his medical fitness. That's why post ejection he has undergone a medical check. And thereafter, if required, whatever treatment is required will be given to him. Once he gets his medical fitness, and then only will he get into a fighter cockpit. No, medical examination and debriefing after that depends on his fitness. If he is fit to fly a fighter, then he'll go back to a squadron. If he is not fit to fly a fighter, then he'll become a low medical category till the time he gets his currency, and then he'll go back when he gets his fighter currency back. गौरतलब है कि भारतीय वायुसेना ने 26 फरवरी को सीमा पार बालाकोट में आतंकी ठिकानों पर हवाई हमला किया था। इस हमले में काफी संख्या में आतंकवादी मारे गए थे और आतंकी कैंपों को तबाह कर दिया गया था। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। भारत के बाद अब ईरान ने भी पाकिस्तान स्थित आतंकी समूह के खिलाफ कार्रवाई की कड़ी चेतावनी दी है, क्योंकि पाकिस्तान ये कर पाने में समर्थ नहीं है। IRGC कुर्द सेना के प्रमुख जनरल कासिम सोलेमानी ने पाकिस्तानी सरकार और उसके सैन्य प्रतिष्ठान को कड़े शब्दों में चिताया है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान को ईरान के सब्र का इम्तिहान नहीं लेना चाहिए। 13 फरवरी को पाकिस्तान से सटी ईरान के सिस्तान बलूचिस्तान सीमा में एक आत्मघाती हमले में ईरानी रेवोल्यूशनरी गार्ड के 27 जवान शहीद हो गए थे। ईरान का कहना है कि उनके खिलाफ लड़ाई लड़ने के लिए पाकिस्तान अपने देश में आतंकवाद को पनाह दे रहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप कई बार अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर कह चुके हैं कि पाकिस्तान आतंकवादियों की पनाहगाह बना हुआ है। असम में भारत बांग्लादेश सीमा के तटवर्ती क्षेत्र की आज से इलेक्ट्रॉनिक निगरानी शुरू होगी। इस क्षेत्र में कांटेदार तार की बाड़ नहीं लगी है। इस निगरानी का लक्ष्य घुसपैठियों पर लगाम कसना और हथियारों, विस्फोटकों, मादक पदार्थों और मवेशियों की तस्करी रोकना है। असम के धुबरी जिले में अंतर्राष्ट्रीय सीमा के 61 किलोमीटर लंबे जलीय क्षेत्र में स्मार्ट फेंसिंग का काम करना शुरू होगा। इसी इलाके से ब्रह्मपुत्र नदी बांग्लादेश में प्रवेश करती है। केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह समग्र एकीकृत सीमा प्रबंधन प्रणाली के तहत परियोजना बोल्ड QIT का उद्घाटन करेंगे। इस परियोजना में भारत बांग्लादेश सीमा के उस क्षेत्र पर नजर रखी जाएगी जहां बालू के द्वीप और बहुत सारी नदी जलधाराएं हैं, जो इस इलाके में विशेषकर बारिश के मौसम में सुरक्षा का काम बहुत मुश्किल बना देती हैं। जनवरी 2018 में BSF की सूचना और प्रौद्योगिकी शाखा ने बोल्ड QIT परियोजना पर काम करना शुरू किया था। अयोध्या भूमि विवाद मामले में कोर्ट की निगरानी में मध्यस्थता को लेकर आज सुप्रीम कोर्ट फैसला सुना सकता है। इससे पहले 26 फरवरी को सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ ने विवाद के पक्षकारों को मध्यस्थता का सुझाव दिया था। संविधान पीठ ने कहा था कि वो मध्यस्थता पर गंभीरता से विचार कर रहे हैं। अगर केवल 1% भी मौका है तो ये किया जाना चाहिए। कोर्ट ने कहा था कि सुनवाई की अगली तारीख यानी आज इस मामले को कोर्ट की निगरानी वाली मध्यस्थ को भेजा जाए या नहीं, इस पर आदेश सुना सकता है। चीफ जस्टिस रंजन गोगोई की अगुवाई में 5 जजों की पीठ इस मामले की सुनवाई कर रही है। इसमें जस्टिस M.A. बोबड़े, जस्टिस D.Y. चंद्रचूड़, जस्टिस अशोक भूषण और जस्टिस S. अब्दुल नजीर शामिल हैं। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 30 सितंबर 2010 को अपने फैसले में विवादित जमीन को 3 बराबर हिस्सों में रामलला विराजमान, निर्मोही अखाड़ा और मुस्लिम पक्षकारों में बांटने का फैसला सुनाया था। इस फैसले के खिलाफ 13 अपीलें सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की गईं।
और अब आम चुनाव से जुड़ी खबरें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज मध्य प्रदेश के धार में विजय संकल्प रैली करेंगे। इसके साथ ही राज्य में आगामी लोकसभा चुनाव के लिए बीजेपी के प्रचार अभियान की औपचारिक शुरुआत हो जाएगी। रैली में धार और रतलाम झाबुआ लोकसभा क्षेत्रों के बीजेपी कार्यकर्ता बड़ी तादाद में शामिल होंगे। प्रधानमंत्री 15 फरवरी को इटारसी और 16 फरवरी को धार में सभाओं को संबोधित करने वाले थे, लेकिन जम्मू कश्मीर के पुलवामा में सीआरपीएफ के काफिले पर आतंकी हमले के बाद ये कार्यक्रम रद्द कर दिए गए थे। प्रदेश में लोकसभा की कुल 29 सीटें हैं। साल 2014 के पिछले चुनाव में बीजेपी ने इनमें से 27 सीटें जीती थी, जबकि 2 सीटें कांग्रेस की झोली में गई थीं। वहीं बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह गोड्डा से झारखंड में चुनाव प्रचार का शंखनाद करेंगे। अमित शाह संथाल परगना से पार्टी के चुनाव अभियान की शुरुआत करेंगे। अमित शाह गोड्डा में शक्ति केंद्र सम्मेलन में हिस्सा लेकर बूथ लेवल के कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे। वहीं लोकसभा चुनाव नजदीक आते ही सभी पार्टियों ने अपनी कमर कस ली है। इसी कड़ी में बीजू जनता दल के पूर्व सांसद बैजयंत जय पांडा कल भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान की मौजूदगी में बैजयंत पांडा ने बीजेपी का दामन थामा। बैजयंत पांडा के बीजेपी में शामिल होने से लोकसभा चुनाव से पहले ओडिशा में पार्टी को मजबूती मिलने की उम्मीद है। चुनाव आयोग की टीम जम्मू कश्मीर के 2 दिन के दौरे पर है। कल श्रीनगर में राजनीतिक दलों, पुलिस अधिकारियों और नागरिकों के साथ बैठक करने के बाद टीम सोमवार शाम ही जम्मू पहुंची। टीम आज विभिन्न राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों से मुलाकात करेगी और जम्मू कश्मीर पुलिस के मुख्य सचिव और महानिदेशक के साथ अलग से बैठक करेगी। कुछ और अहम खबरें। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू लैटिन अमेरिकी देशों पराग्वे और कोस्टारिका गणराज्य की यात्रा पर हैं। वो देर रात मैड्रिड पहुंच चुके हैं। एयरपोर्ट पर उनका स्वागत स्पेन में भारत के राजदूत संजय वर्मा समेत दूसरे अधिकारियों ने किया। यात्रा के दौरान उनका स्पेन की राजधानी मैड्रिड से में कुछ देर प्रवास का भी कार्यक्रम है। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू लैटिन अमेरिकी देशों पराग्वे और कोस्टारिका गणराज्य की यात्रा पर हैं और भारत की ओर से इन दोनों देशों की ये पहली उच्च स्तरीय यात्रा होगी। उपराष्ट्रपति के साथ एक उच्च स्तरीय शिष्टमंडल भी दोनों देशों की यात्रा पर रवाना हुआ है। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू 5 से 7 मार्च तक पराग्वे और 7 से 9 मार्च तक कोस्टारिका गणराज्य की यात्रा पर रहेंगे। भारत की ओर से इन दोनों देशों की ये पहली उच्च स्तरीय यात्रा है। उपराष्ट्रपति के साथ एक उच्च स्तरीय शिष्टमंडल भी इन दोनों देशों की यात्रा पर है। इसमें केंद्रीय पर्यटन राज्य मंत्री केजे अल्फोंस और सांसद रामकुमार कश्यप समेत वरिष्ठ अधिकारी शामिल हैं। अपनी यात्रा के दौरान उपराष्ट्रपति दोनों देशों के राष्ट्रपतियों के साथ उच्च स्तरीय वार्ता करेंगे। इस दौरान द्विपक्षीय व्यापार को बढ़ाना और सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी, शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा, अंतरिक्ष, दोनों देशों के लोगों के बीच जुड़ाव समेत अक्षय ऊर्जा के क्षेत्र में निवेश को बढ़ावा देने पर विशेष जोर होगा। द्विपक्षीय वार्ता के बाद कई समझौतों पर हस्ताक्षर होने की उम्मीद है। भारत और दक्षिण अमेरिकी देश पराग्वे के बीच द्विपक्षीय व्यापार पिछले 10 सालों में लगभग 10 गुना बढ़ गया है। ये 2008-9 के $4 करोड़ के मुकाबले 2017-18 में बढ़कर $33.4 करोड़ हो गया है। पराग्वे के राष्ट्रपति फर्नांडो लुगो मई 2012 में भारत यात्रा पर आए थे। पराग्वे से भारत आने वाले वे पहले अति विशिष्ट अतिथि थे। यात्रा के दूसरे चरण में उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू मध्य अमेरिकी देश कोस्टारिका गणराज्य का दौरा करेंगे। भारत और कोस्टारिका के बीच द्विपक्षीय व्यापार $20 करोड़ का है। भारत से कोस्टारिका को कुल $13.3 करोड़ का निर्यात होता है, जिसमें मुख्य रूप से ऑटोमोबाइल और फार्मा प्रोडक्ट शामिल हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने तमिलनाडु के कोयम्बटूर में 25वें महाशिवरात्रि समारोह में हिस्सा लिया और पूजा अर्चना की। राष्ट्रपति और ईशा फाउंडेशन के संस्थापक सदगुरु जग्गी वासुदेव ने ईशा योग केंद्र में पौधा लगाकर पुलवामा हमले के शहीदों को श्रद्धांजलि दी।
राष्ट्रपति ने ध्यान लिंग, लिंग भैरवी देवी और सूर्य कुंड के दर्शन किए। इसके बाद वो आदि योगी पहुंचे और सांस्कृतिक कार्यक्रम में हिस्सा लिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2017 में ईशा केंद्र में महाशिवरात्रि महोत्सव के अवसर पर आदि योगी भगवान शिव की 112 फुट लंबी प्रतिमा का अनावरण किया था। Legends say that Adi Yoga stayed here for some time. I had the privilege to visit Kailash Mansarovar in 2006, and today I am in the presence of the Kailash of the South. Personally, the visit here today completes a spiritual cycle for me. I am experiencing the very same feelings that I had experienced on myself when I visited Kailash Mansarovar. और कल महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर अंतिम स्नान के साथ 50 दिन तक चले आस्था के दिव्य कुंभ का सफल समापन हो गया। दुनिया भर से श्रद्धालु इस दौरान प्रयागराज पहुंचे और संगम में आस्था की डुबकी लगाई। अंतिम दिन करीब 1 करोड़ लोगों ने स्नान किया। इस कुंभ के आयोजन को अभूतपूर्व बनाने के लिए हर संभव प्रयास किए गए। 15 जनवरी से 14 मार्च तक चलने वाले प्रयागराज कुंभ मेले में धार्मिक भावना और आस्था के साथ साथ कई भव्य मानक बने। ये कुंभ मेला अनेक विश्व रिकॉर्ड बनाने के लिए भी जाना जाएगा। किन्नर अखाड़े ने को जूना ने अपना अंग बनाकर शाही स्नान में साथ रखा। कुंभ मेले में 10,000 स्वच्छता कर्मियों ने झाड़ू लगाकर गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज कराया। कुंभ के दौरान प्रयागराज विश्व का एकमात्र ऐसा शहर बना जहां 503 बसों की परेड एक साथ कराई गई। इसे गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल भी किया गया। और अब बात क्रिकेट की। टीम इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच 5 वनडे मैचों की सीरीज का दूसरा मुकाबला आज नागपुर में खेला जाएगा। दोनों टीमों के बीच मुकाबला दोपहर 1:30 बजे से खेला जाएगा। टीम इंडिया पहले वनडे में जीत के बाद ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ दूसरे वनडे मैच में भी जीत के साथ अपनी बढ़त मजबूत करने के इरादे से उतरेगी। पहले वनडे मैच में टीम इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया को 6 विकेट से हरा दिया था। सीरीज में टीम इंडिया 1-0 से आगे है। और इसी के साथ फिलहाल सुबह 9 बजे की खबरों में मेरे साथ इतना ही। ब्रेक के बाद आगे विशेष में देखिए महाशिवरात्रि अंतिम शाही स्नान। नमस्कार।